स्वागत है आज के सेशन में। तो यह आज का सेशन है वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो है 85% से ऊपर मार्क्स से आप अचीव कर सकते हैं। परसेंट इतने आ जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये जो कोड है इग्नू का 3rd ईयर का कोड है BPAG 174 सतत विकास, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, सतत विकास क्या होता है, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहली बात यह है कि हम थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। देखो, सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य अपना डेवलपमेंट करता हो, लेकिन वो संपूर्ण रूप से सामाजिक व्यवस्था के रूप में और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास करता हो, जो बैलेंस के अनुसार हो। वो इस कदर से अपना विकास ना करे जिसके कारण पर्यावरण पर किसी प्रकार का नुकसान पहुँचे, किसी स्थितियों में पर्यावरण को हानि हो। ठीक है, उसी को हम सतत विकास बोलते हैं। सतत विकास के कारण जो है हमारे पर्यावरण को सुरक्षित या फिर सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत भविष्य में होने वाली आपदाएं या संकट या ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म किया जा सकता है। सतत विकास का मतलब ही होता है कि एक ऐसा विकास जो संपूर्ण रूप से प्राकृतिक तथा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किया गया हो, वो सतत विकास कहलाता है। और ये भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के संसाधनों के स्वरूप में देखते हुए विकास करना, जिसमें हम अपने भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए विकास करें, उसी को हम सतत विकास कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम अपने साथ साथ अपने आने वाले इन फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचते हैं ताकि उनको भी रिसोर्सेज की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो हमारा अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्षमता वृद्धि से आप क्या समझते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, वो पूछ रहा है। ठीक है, देखिए, क्षमता वृद्धि एक ऐसा विधि है जो भविष्य में हमारे आने वाले जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, ये सतत विकास का ही पार्ट है, वैसे ध्यान दे दीजिएगा। तो देखिए, उत्पन्न सभी खतरों को निपटने के लिए व्यक्ति, परिवार, संस्था, ठीक है, उन सभी के रूप में हम एक ऐसा वृद्धि करें या फिर एक ऐसा विकास करें जो आने वाले सभी खतरों को निपटारा किया जा सके। व्यक्ति, परिवार और संस्था को ध्यान में रखते हुए हम अपना विकास कर सके, उसी को हम क्षमता वृद्धि या फिर सतत विकास के स्थिति में देखते हैं। ठीक है, और पीढ़ियों को सुरक्षित व्यवस्था के रूप में रखते हुए इन कारणों के रूप में हम यहाँ पर एक क्रॉस कटिंग मुद्दा है, जो कि अगर मैं बात बोलूँ तो जलवायु परिवर्तन, कृषि, खाद्य सुरक्षा, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम अपना विकास करते हैं। पर्यावरण को हम नुकसान ना पहुंचाकर स्वयं पर्यावरण के महत्व देते हुए हम अपने विकास, अपने वैज्ञानिकी खोज करते हैं। अपने जितने भी परीक्षण है, परीक्षण का मतलब होता है रिसर्च करना, सविकास तरीके से सभी प्रकार के हम शोध, नेटवर्क व्यवस्था, सभी तरीके के हम समर्थन के रूप में अपने कार्यस्थल पर महिला इत्यादि, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात बोलूँ, दक्षिणी क्षेत्र जो है, दक्षिणी उत्तरी क्षेत्र जो है, यहाँ में जितने भी शामिल क्षेत्र हैं वहाँ पर जो निर्माण होते हैं, जो व्यवस्थाओं का स्वरूप होता है, तो वहाँ पे बाकायदा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए ही हम अपना विकास करते हैं। आने वाला भविष्य की बात बोल रहे तो 2030 के आसपास जो है, यानी कि 2030 तक हमारा जो इन्वायरमेंट है इस तरीके से डेवलप में पागल हो जाएगा कि हमारा इन्वायरमेंट ही जो इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट को हम पूर्ण रूप से नष्ट कर चुके होंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सतत विकास की स्थिति को अपनाया गया, ताकि हम अपना विकास करते हुए अपने पर्यावरण को ध्यान में रखें और पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करें, जिसके समुदाय व्यवस्था का स्वरूप हो और जिसमें हमारी महत्वपूर्ण कई गैर सरकारी संगठन, विकास संगठन समुदाय इत्यादि का भी जो है हम प्रयोग करते हुए अपना विकास कर सकते हैं। CVA जैसे रिपोर्ट तैयार करते हुए ये बात बोला गया, लगभग अगर मैं बात बोलूँ 2000 में 190 देशों का न्यूयॉर्क में मिलेनियर्स घोषणा हुआ था कि जिसमें हम सतत विकास के बारे में सभी देशों को बताएं और उनके विकास के बारे में हमने क्या किया, उनको ज्ञान प्रदान किया। ठीक है, तो देखिए, ये सतत विकास का जो अगर मैं बात बोलूँ वृद्धि का, तो एकमात्र इसमें पॉइंट क्या है,
प्राकृतिक सुरक्षा, पहला सब हेडिंग है प्राकृतिक सुरक्षा, आने वाली भावी पीढ़ी की व्यवस्था, ठीक है, आने वाली भावी पीढ़ी की व्यवस्था, ठीक है, भविष्य को सुरक्षा प्रदान करना, भविष्य सुरक्षित व्यवस्था भी लिख सकते हैं, बेहतर विकास की स्थिति, ये आपका सब हेडिंग्स हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम, हमारा अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रकारों के संसाधनों और उनके उत्पादन तरीकों का उल्लेख कीजिए, यानी कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड हाउ टू मेक, ठीक है, यानी कैसे हम उसे उत्पादित कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उन्हें बनाते हैं। तो देखिए मानव संसाधन उत्पन्न करना, यानी कि देखिए मानव एक संसाधन के रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, जो किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था, किसी भी नीति रणनीति व्यवस्था का प्राथमिक व्यवस्था के रूप में विश्वविद्यालय इत्यादि इन सभी को आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो मानव के द्वारा ही किया गया है। इसीलिए संसाधनों की स्थिति के रूप में देखा जाए तो सबसे पहले हम सर्वप्रथम मानव संसाधन को एक रूप में देखते हैं, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा अलग अलग प्रकार की संसाधनों का प्रयोग करके अपना विकास करना तथा अपने विकास के साथ साथ देश व्यवस्था का विकास करना, तथा इन दोनों श्रेणियों के रूप में देखा जाए तो शिक्षण व्यवस्था, गैर शिक्षण व्यवस्था इत्यादि रूपों में जो है मनुष्य ने अपने कार्यकाल में या फिर कार्यशाला का मतलब होता है कि जहाँ पर कार्य कर रहा है वो उस जगह को बोला जाता है, जैसे पाठशाला पढ़ने वाले जगह को, ठीक है, वैसे कार्यशाला का मतलब होता है कि जहाँ पर हम कार्य कर रहे हों, ठीक है, जहाँ पर वर्क प्लेस के रूप में जाना जाता है। तो देखिए अगर मैं बात बोलूँ, मानव संसाधन का एकमात्र लक्ष्य है कि अपने साथ साथ अपने देश का विकास करना तथा अपने लोगों का विकास करना। इसमें हम इसी कारण से हम कह सकते हैं कि मानव एक ऐसा संसाधन के रूप में है जो अपने अलग अलग प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करके अपने शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत कर सकता है तथा अपनी गुणवत्ता को आगे बढ़ा सकता है। गुणवत्ता का मतलब होता है कि अपने गुणों को, यानी कि अपने स्किल्स को, ठीक है। विशेष रूप में देखा जाए तो मानव की जो स्थिति है ना, हमारे समाज में ऐसी स्थितियों के रूप में देखा गया है कि जो हमारे समाज के कल्याण हेतु तथा समाज के विकास हेतु अपना महत्वपूर्ण योगदान देता हो, ठीक है। अगर हम अपने ऊपरी स्थिति में देखा जाए तो मनुष्य के द्वारा जो रणनीति अपनाई जाती है, जैसे कि अगर मैं बात बोलूँ, मानव क्या करता है, रेडियो पाठ करता है, शैक्षिक टेलीविज़न करता है, शैक्षिक फिल्में, ठीक है, कंप्यूटर सहायता इत्यादि, इन सभी का जो है विकास क्या है, मनुष्य के द्वारा ही किया है। अब इन्हीं विकासों के कारण जो है हमारे जो समाज में हमारे जो पत्रचार व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं आज सुदृढ़ है, महत्वपूर्ण व्यवस्था में विकसित है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो समाज है संपूर्ण इन्हीं कार्यस्थल पर जो है अपने आप को लगाया हुआ है। समुदायों की बात की जाए तो समुदाय लांभवित तरीके से जो है हमारे अलग अलग प्रकार के ऊर्जा का प्रयोग करके, अपने रिसोर्सेज का प्रयोग करके मनुष्य आज लगातार अपने जीवन को विकसित कर रहा है तथा डेवलप कर रहा है, जीवन को आगे बढ़ाने का भरपूर फायदा उठा रहा है। लेकिन आवश्यकता अनुसार ये है कि क्या हालांकि मनुष्य के अलावा कोई ऐसा भी संसाधन है जो मनुष्य के संसाधन के रूप में ऊपर है? नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य खुद में एक ऐसा स्वयं संसाधन है जो हर प्रकार के संसाधनों का बोल सकते हो कि विधाता है, या फिर बोल सकते हो कि बोल सकते हो कि देख करता है। जैसे कि शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, रोजगार हो गया, शिक्षित व्यवस्था हो गया, इन सभी का जो श्रेय है मनुष्य आज भरपूर मात्रा में और बनकर अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर को सेटल कर रहे हैं। अगर मैं बात बोलूँ तो उच्च शिक्षा के प्राप्ति के बाद जो है मनुष्य का सही और गलत का प्रयोग करना आ जाता है, सही और गलत में तर्क वितर्क करना आ जाता है, जिसके कारण वो अपने समाज में अपने बुद्धि और अपने सद्बुद्धि का इस तरीके से प्रयोग करता है जिसके कारण मनुष्य तथा अपने लोगों के आसपास तथा समाज का विकास हो सकता है और समाज के विकास के साथ साथ उसके देश की जीडीपी में भी ग्रोथ हो सकता है। तो इस सिचुएशन के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि मानव प्रकार का जो विभिन्न प्रकार के जो संसाधन है उनके उत्पादन के रूप में बात किया जाए तो हमारे संसाधनों के रूप में, जैसे कि आज मैंने आपको बता ही दिया, शिक्षा हो गया, तो ठीक है, कंप्यूटर हो गया, खेल कक्ष हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पर्टिकुलर संसाधनों का एक ऐसा स्वरूप जिसमें हम अपने विशिष्ट तरीके से अपने बोल सकते हो कि संसाधनों के रूप में अपना विकास कर सकते हैं, अपने विकास के साथ साथ लोगों का विकास कर सकते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन और
ठीक है, फिल्म प्रोजेक्टर, टैप इत्यादि, इन सभी का ये एक संसाधन के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं। और इससे क्या है, मनुष्य की जीवन की रोज़मर्रा का जो टाइम है वो घटकर बिल्कुल ही समीप आ चुका है। हर जगह पे जाने के लिए उसे क्या पहले करना पड़ता था, अपने पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल आप घर बैठे ही आप अपना रिचार्ज कर लेते हैं, घर बैठे ही आप टिकट कर लेते हैं, तो इत्यादि क्या आपका समय बच जाता है। तो इस स्थिति में मनुष्य एक ऐसा संसाधन है जो संपूर्ण रूप से अपने संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपने सही गलत तथा अपने बोल सकते हो अपने द्वारा किए गए कार्य के अनुसार जो है अपने समाज का बेहतर यूज़ करता है या फिर यूज़ करने के लिए बाधित होता है। क्लियर है। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सतत विकास में नीतिगत नवाचार की भूमिका की व्याख्या करें। देखिए जितने भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, नीतिगत यानी कि एक सिस्टम, यानी कि बोल सकते हो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, और नवाचार का मतलब होता है न्यू तरीके से, यानी कि न्यू सिस्टमेटिकली वाइब्स के रूप में। ठीक है, तो देखिए विकसित और विकासशील देशों की बात की जाए तो उनका जो सेटिंग है या फिर उनका जो सिस्टम है वो संपूर्ण रूप से दोनों में डिफरेंट होता है। विकसित देश जिसमें आपका बोल सकते हो कि वो अपने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है बहुत ही सख्त पाए जाते हैं, और उनकी जो स्थिति है, उनकी जो व्यवस्था है वो पारंपरिक तरीके से जो है संपूर्ण रूप से पर्यावरण का समर्थन करते हुए उनका जो है अपने आसपास के वातावरण में तथा तालमेल बनाने की स्थिति में अपने आप को वो अपने विकास की स्थिति में बढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन विकासशील देशों की बात की जाए तो दोनों देशों में यही फर्क होता है कि जो विकसित देश होते हैं वहाँ पर पेड़ पौधे तो कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि भाई वो डेवलप्ड हो चुके हैं, तो फैक्ट्रीज, उद्योग, बिल्डिंग्स वगैरह सभी होंगे, पेड़ पौधे कम होंगे, लेकिन जितने भी होते हैं वो रिस्पेक्टेबल होते हैं, यानी कि बोल सकते हो वो उसे उन देशों के द्वारा जो है नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। ठीक है, तो ऊर्जा उद्योग व्यवहार की अगर मैं बात बोलूँ, जैसा कि क्रूगमैन के द्वारा जो है ये तर्क दिया गया 1979 में कि देश कम से कम लागत वाले संसाधनों की खपती से लक्ष्य बनाने का बजाय जो है वो बाजारों में पैमाने पर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर ले। यानी कि जो ये बात बोला इसके द्वारा, क्रूगमैन के द्वारा, कि जो संसाधन है ना उनको हम ज़्यादा से खपत करने से बढ़िया है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए अपने जो स्थिति है वो चारों तरीके से कर ले। ये नहीं कि भाई संसाधनों पर ही हम टिके रहें। अर्थव्यवस्था की मजबूती की मैं बात बोलूँ तो विभिन्न तरीके से हम अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगे हों। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो है पर्यावरणीय गुणवत्ता और मानव कल्याण के बीच संबंध की स्थिति तथा हवा और प्रोटेक्टेबल जो स्थिति है वो हमें देखने को मिलता है। अब इसी के साथ साथ देश के उन क्षेत्रों में अधिक नीति व्यवस्था, निर्देशित व्यवस्था तथा अलग अलग प्रकार की योजनाएं लेके आई जाती है, जिसके कारण जो है जो एक देश विकसित होता है उन देशों में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर मैं बात बोलूँ गैर आईसीडी देश जो होते हैं, जो पर्यावरण से संबंधित होते हैं, उनका जो एक विश्लेषण होता है वो अपने क्षेत्र से बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि इंस्पिरेशन होते हैं या फिर इंस्पायर रहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है अपने देश में अलग अलग प्रकार की क्षमताओं का स्वरूप अपने सतत विकास के रूप में करते हुए अपना विकास करते हैं। अगर हरित उत्पादन की बात की जाए, हरित उत्पादन क्या है, यानी कि हमारे देश में जो है हम हरियाली को तो उत्पन्न करें जिसके कारण हमारा समाज जो है वो प्रदूषण मुक्त रहे और हमारा विकास जो है आने वाले संसाधनों में हम अपने वातावरण को शुद्ध रख सके। इसीलिए सतत विकास की जो स्थिति है हमारे समाज में अपनाई गई। अब उसके अकॉर्डिंग जैसा कि यहाँ पे आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग दिख रहा है, तो देखिए इसमें आप देख सकते हो कि कैसे एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखते हैं। इनोवेशन पॉलिसी, ठीक है, उसके बाद इनोवेशन, उसके बाद इंसेंटिव्स एंड बैरियर्स ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये आपका आ जाता है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से सब इस तरीके से किस तरीके से कनेक्ट है, ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई है। तो यही बात हमारा आसपास के वातावरण, अलग अलग क्षेत्र जो है, अलग अलग देश जो है धीरे धीरे अपना चुके हैं। जैसे
फ्रांस, भूमध्य सागर क्षेत्रों में जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है अलग अलग प्रकार की चुनौतियां देखने को मिली, उस चुनौतियों को, जो वातावरण में परिवर्तन देखने को मिला, जो वातावरण में नुकसान देखने को मिला, उन नुकसानों के माध्यम से जो है ना हमारे समाज को, हमारे बोल सकते क्षेत्र को पूर्ण रूप से अब सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है अलग अलग प्रकार के मॉडल शुरुआत किए गए। जैसे कि 1990 के दशक में, यानी कि 1990 के दशक में अगर मैं बात बोलूँ तो यहाँ पे संपूर्ण मात्रा से जो हमारा विशेषज्ञों व्यवस्था है, रणनीति व्यवस्था है, उन रणनीति के अंतर्गत हमारी संस्थाओं का विकास किया गया, जिसके अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपने पर्यावरण का सुरक्षा रखते हुए अपना विकास का शासन और तथा डिजिटल क्रांति जो चल रहा है, डिजिटलाइजेशन चल रहा है, जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार की हाई स्पीड नेट जो हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के जो पक्षियां हैं उनका विलोपन करने का बहुत बड़ा कारण है। तो इस कारणवश जो है हमारा समाज अब क्या है, संपूर्ण मात्रा में हमारा समाज वो समाज बन चुका है जिसके अंतर्गत हम अपने वर्ग तथा नागरिकों और देश के बोल सकते हैं इनपुट प्रदान व्यवस्था के रूप में हम अपने आप को अब आगे बढ़ने लगे। और सतत विकास की नीति व्यवस्था, ऐतिहासिक और पर्यावरण आर्थिक व्यवस्था, इन सभी और सामाजिक चुनौतियां, जो अलग अलग प्रकार की चुनौतियां थी, उन सभी चुनौतियों के बारे में आज हम पूर्ण रूप से उसको आगे बढ़ाते हुए अपने आप में अपना विकास करते हुए हम उनको अब स्थगित कर चुके हैं, या फिर रोकने का बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हैं, या फिर खात्मा करने का प्रयत्न करते हैं। तो यह हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वैश्विक खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में हरित प्रौद्योगिकी कैसे मदद करती है? अब हरित प्रौद्योगिकी का मतलब जानते हो क्या है? जो हम हरित व्यवस्था यानी कि जो फसल हो गए, पेड़ पौधे हो गए, उनको हम ज़्यादा ध्यान दें, हरित व्यवस्था में हम ज़्यादा ध्यान दें। तो देखिए, वैश्विक खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि जो हमारा अनाज है ना, हम उनको कैसे सिक्योर कर सकें। आपने देखा होगा कि अलग अलग हम गांव में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अनाज मतलब फसल कटाई हो जाने के बाद फसल घर पे आता है तो उन्हें रखने के लिए ड्राम वगैरह होता है, ठीक है, तो उसको भी तो आप सुरक्षा रख रहे हो ना, सुरक्षित रख रहे हो। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा की मैं बात बोलूँ तो हरित खाद्य उत्पादन जो है अक्सर हमारे जीवन और हमारे प्रणालियों से ही देखने को मिलता है। यानी कि जैसे कि अगर मैं बात बोलूँ तो आपने देखा होगा कि अलग अलग क्षेत्रों में हमारे लोगों के द्वारा गौ मांस हो गया, या फिर भेड़ बकरी इत्यादि, या फिर मुर्गा इत्यादि, इन सभी को लोग काट के खाया जाता है। तो ये क्या है, हमारे बोल सकते हो कि जंतुओं का विनाश हो रहा है, ठीक है, उनके बोल सकते हो जनसंख्या, उनकी जो बोल सकते हो जो इनका जो क्वांटिटी है हमारे पूरे वर्ल्ड में, उन कहीं ना कहीं क्वांटिटी को आज हम ख़त्म कर रहे हैं। तो देखिए, वैश्विक खाद्य सुरक्षा में जिसमें हम शाकाहारी भोजन व्यवस्था, ठीक है, और उसके बाद बोल सकते हैं कि शुद्ध व्यवस्था के रूप में अपने जीवन को खाद्य व्यवस्था के रूप में हम अपनाकर अपने जीवन को विकसित करते हैं। जैसा कि हमारा जो छवि है, हमारा रूढ़िवाद व्यवस्था है, कृषि पर हम निर्भर पूर्ण रूप से हैं, जिसके अंतर्गत विश्व का प्रत्येक नागरिक कृषि के व्यवस्था पर ही निर्भर है। अगर संपूर्ण रूप से मान लीजिए कि ये कृषि जो है नहीं होगा तो क्या हमारा समाज जिंदा रह सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए, कुछ भी इस दुनिया में जो भी है वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक द्वारा खाद्य के रूप में हमें मिलता है। चाहे गेहूँ हो गया, चाहे आपका चावल हो गया, चाहे सब्जी हो गया, फ्रूट्स हो गया, कहीं से भी आपको मिले तो संपूर्ण रूप से हमारे भारत के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो इस स्थिति में हमारा जो खाद्य सुरक्षा है वैश्विक स्तर पर, वो हमारा बोल सकते हो कि हमारे गुणों को मजबूत करना, वायु गुणवत्ता व्यवस्था, संसाधनों की कमी को कम करना, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हैं। वायु गुणवत्ता की स्थिति, संसाधनों की कमी, जलवायु परिवर्तन, भूजल प्रदूषण इत्यादि, इन सभी को निपटने के लिए हमारे खाद्य व्यवस्था को अपनाया गया। अब हरित खाद्य उत्पादन एक ऐसा विशिष्ट उत्पादन है जिसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस का प्रबंधन जो है देखने को मिलता है। ये पोषक तत्व फसल द्वारा मिट्टी के लिए जो है दिए जाते हैं ताकि मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो है मजबूत रहे और फसल की जो स्थिति है ना वो बहुत ही बेहतर रहे, तथा उस फसल में पोषण की मात्रा जो है वो अत्यधिक मात्रा में विकसित हो।
ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हमें देखने को मिला। फसल उत्पादन की स्थिति में हमारा तेजी और रिलीज व्यवस्था का जो है खनिज पोषक तत्वों की व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसमें हम फसल के प्रकार, वर्षा की स्थिति इत्यादि इन सभी का महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलता है। क्लियर है। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे और भी आ जाता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कृषि विज्ञान के चक्र हैं, जो सही प्रबंधन में अगर हम इनका यूज़ करते हैं तो ये हमारे बोल सकते हैं फसल व्यवस्था को मजबूती लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यही कारण है कि हमारा नकारात्मक प्रभाव से जो देखने को मिलता है कि आज हमारे क्षेत्र में आपने नकारात्मकता की स्थिति देखी होगी, लेकिन हमारे प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में जो हमारी प्राकृतिक ने दिया है, उस व्यवस्था के रूप में हमारा जो खाद्य सुरक्षा व्यवस्था है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने सुरक्षा को और ज़्यादा स्थिति में आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात बोलूँ तो बहुत से देश इसमें आज लग चुके हैं। इसके जो पृथकीकरण व्यवस्था, भंडार व्यवस्था, ठीक है, ये आपका रूपीकरण व्यवस्था के रूप में जो है आज आगे बढ़ चुके हैं, तथा इसके साथ साथ हम अपने स्थितियों में और एक ऐसा विकास के रूप में हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हमारा संपूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट भी मिले, पोटेशियम भी मिले, आपका बोल सकते हो, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जितने भी विटामिन्स वगैरह है, फैट्स इत्यादि सभी प्रकार के प्रोटीन्स मिले। ठीक है, तो ये हमारे किससे मिलते हैं? हमारे खाद्य सुरक्षा से ही मिलते हैं ना भाई। दाल हो गया, अंडा हो गया, ठीक है, दूध हो गया, ठीक है, गाजर हो गया, पालक हो गया, इन सब में क्या है? हमारा अत्यधिक मात्रा में भाई आयरन, पोटासियम, फैट इत्यादि सभी प्रकार के पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत एक सुरक्षित व्यवस्था का जो जीवन है मनुष्य अपने आप में संपूर्ण रूप से जी सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट होता है। क्लियर। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, जो कि हमारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सतत विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है? यानी कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टडी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सतत विकास शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलता है भाई। क्योंकि देखो, लोग शिक्षित रहेंगे तो वो अपने पर्यावरण के बारे में जानते रहेंगे कि वर्तमान में हमारा पर्यावरण, सामाजिक चुनौतियाँ किस प्रकार हैं। ठीक है, कि आज हम समाज में रह रहे, रात्रि के समय एसी चलने के बावजूद भी हमारा जो पूर्ण रूप से समाज है तथा हमारा बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण है, उन सब के सामने क्या चुनौती आती है। तो देखिए, पहली बात तो यह कि शैक्षिक नीति व्यवस्था की स्थिति में हम देखते हैं कि जानना सीखना, होना सीखना, साथ रहना सीखना, करना सीखना, स्वयं की और समाज में बदलना सीखना, ये सारी क्या है? इंसान जो है पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को जानने के लिए शिक्षित हो तो ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद हमारा बोल सकते हो करना सीखना, यानी कि जो शिक्षा है ना, हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है। ठीक है, हम मोटिवेट होते हैं, जिसके कारण जो है हम अपनी शिक्षा का प्रयोग करके अपने विचारों का आदान प्रदान करने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब शिक्षा और सतत विकास दो ऐसे मुद्दे हैं जो हर एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों ऐसे व्यक्ति से जुड़े हुए हैं जो संपूर्ण रूप से अपने साथ साथ विकास ना करके संपूर्ण रूप से मेरा विकास देखने को मिले या फिर अपने विकास के बारे में सोचें। ठीक है, तो देखिए, सतत विकास के साथ साथ आप शिक्षित जब होते हैं तो आपका जो स्थिति है ना, वो हमें समाज में अलग अलग प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना सिखाता है। समाज में किस तरीके से हम अपने संसाधनों को ज़रूरत पड़ने पे, आवश्यकता पड़ने पे अपने संसाधनों को परिवर्तन कर सकते हैं या फिर चेंजेस ला सकते हैं, ये तो आपको देखने को मिलता ही है। ठीक है, सतत विकास में हम सही और गलत के साथ साथ अपने क्वांटिटी के बारे में जान पाते हैं। लोग अगर शिक्षित रहेंगे तभी तो वो जनसंख्या पता करेंगे कि हाँ भाई कितने पेड़ पौधे हैं, उसके अकॉर्डिंग कितने मनुष्य होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है पर्टिकुलर हमारे पर्यावरण व्यवस्था के रूप में, हमारे मानव संकट व्यवस्था के रूप में जो है ये कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स इसके सब हेडिंग्स भी बता देते हैं। तो देखिए, औपचारिक शिक्षा प्रणाली, ठीक है, संसाधनों की आवश्यकता पूर्ण प्रयोग, सब हेडिंग्स लिखिए स्टूडेंट्स, संसाधनों की आवश्यकता पूर्ण प्रयोग, ठीक है, पर्यावरणीय जागरूकता,
सतत विकास की आवश्यकता, संगठन व्यवस्था में पर्यावरण, यानी कि संगठन व्यवस्था में पर्यावरण भी है, तो उस स्थिति में क्या हमें देखने को मिलता है, किस स्थिति में हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें जो है इसमें सब हेडिंग्स में क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य किस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी पर निर्भर है और वह एक दूसरे से कैसे प्रभावित करते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य जो है ना, जिसे हम हेल्थ बोलते हैं, और हरित प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि हरी घास, मतलब बोल सकते हो कि हरी सब्जियां पूर्ण रूप से आपका जो है वेज जो है पूर्ण रूप से केमिकल फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो उससे हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। तो देखिए, हरित प्रौद्योगिकी पर निर्भर की स्थिति है ना, तो देखो बिल्कुल हमारे आज का जो जीवन है, जीवन काल की जो स्थिति है, हमारा जो पर्यावरण है, दैनिकता और नैतिकता इन सभी प्रकारों से है बिक चुका है। इस स्थिति में हमारे पर्यावरण के आर्थिक स्थिति और आर्थिक व्यवस्था के रूप में हमारा समाज जो है, उसकी उपलब्धियाँ, उसकी रोज़मर्रा, ठीक है, और मैं बात बोलूँ तो यहाँ पर स्वास्थ्य के कारण ही मनुष्य अपना जो है पूर्ण रूप से विकास कर सकता है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य रिकॉर्ड, यहाँ पे डिजिटलीकरण की बात बोला है, डिजिटलीकरण की बात बोला जाए तो यहाँ पे देखने को मिलता है धीरे धीरे स्वास्थ्य जो है यहाँ पर डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में देखने को मिला कि जो हमारे अलग अलग स्वास्थ्य व्यवस्था है और उनके कारण हम हरित प्रौद्योगिकी की व्यवस्था में आगे बढ़ते हैं, तो हमारा समाज या फिर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो संपूर्ण रूप से किस प्रकार होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे समाज में हमारे सुविधाजनक व्यवस्था को रोग व्यवस्था, चिकित्सा में भरपूर रूप से मोबाइल ऐप इत्यादि इन सभी का प्रयोग करते हुए हम अपने हरित क्रांति समाज को बेहतर तरीके से स्वच्छ रख सकते हैं तथा स्वास्थ्य से भरपूर रख सकते हैं। अब जो ये हमारे उद्योग होते हैं, ऐप्स वगैरह, साइट्स वगैरह हो गया, इनफैक्ट अगर मैं बात बोलूँ इंटरनेट को रोकने और तथा बोल सकते हो उसको मजबूत करने की स्थिति में जो है हमारे पर्यावरण लगे हुए हैं कि पर्यावरण पे किसी प्रकार का इंसेक्ट्स का साइड इफेक्ट ना हो, या इस तरीके से हम अपना स्वास्थ्य है। आपने देखा होगा कोई भी मेडिकल वगैरह लाइन में आता है तो रिसर्च करने के लिए, तो फिर मेडिकल मतलब वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको चेकआउट करने के लिए क्या किया जाता है, जानवरों पर रूप से रिसर्च किया जाता है। तो उस स्थिति में जो है हमारा समाज जो है उनको ना अपनाते हुए अपने जीवन व्यवस्था, अपने जीवन काल में संपूर्ण रूप से देखने को मिलता है कि अपने जीवन काल में हमेशा से स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देते हुए अपना विकास करने में आगे बढ़ते हैं। अब उसके साथ साथ देखिए, हमारी अलग अलग चिकित्सा व्यवस्था का जो है सुविधा आज हम अपने क्षेत्रों में देख सकते हैं। संभाव्यता अगर मैं बात बोलूँ तो अलग अलग महामारियाँ जैसे कि डेटा एकत्रित करते हुए हम अपने आप को आगे बढ़े, ठीक है, उनके सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब अपना विकास के साथ साथ अपनी स्थितियों में भी हम अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि कंप्लीट होता है। तो देखिए, हमारा एक और क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हरित क्रांति के ऊपर ही चल रहे थे। हरित प्रौद्योगिकियाँ क्या हैं, यानी कि ग्रीनरी व्यवस्था के रूप में हमारे जो उद्योगों की स्थापना देते हैं। तो देखिए, प्रौद्योगिकी एक व्यापक शब्द है जो दैनिक जीवन से संबंधित हमारे पर्यावरण और पर्यावरण परिवर्तन व्यवस्था के रूप में एक नया तरीके का क्षेत्र है जिसमें हम अपने द्वारा जो इस्तेमाल की गई वस्तुएं, जो प्राकृतिक संसाधन व्यवस्था है, उनका प्रयोग करके उनको रिसाइकिल व्यवस्था किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पर्टिकुलर जीवाश्म व्यवस्था से मुक्त होते हुए हमारे जो वेस्ट फसल होते हैं उनको ही लेके हमारे समाज का विकास की स्थिति देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम अगर बात बोलूँ तो हमारे उत्पादन व्यवस्था, हमारे बोल सकते हो कि हमारे धन संपत्ति इत्यादि ये जितने भी है हमारे क्या है भाई, हमारे पर्टिकुलर पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि, यही तो हमारे फैमिलीज मेम्बर्स हैं। तो इसीलिए प्राकृतिक रूप में हमारे पर्यावरण संसाधन जो मनुष्य गतिविधि करता है, नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए हरित क्रांति को आगे बढ़ाया गया, जिसके अंतर्गत बढ़ चढ़ के लोगों ने इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए संसाधनों और संरक्षण व्यवस्था के रूप में मानव द्वारा जो भागीदारी है संपूर्ण रूप से ऐसा देखने को मिला कि हमारे भारत की स्थिति में, हमारे बोल सकते हो अलग अलग विश्व क्षेत्रों की स्थिति में
जो उनकी कमजोरी है कि वो हरित क्रांति के ऊपर ना चल के दूसरे व्यवस्था में अपना विकास कर रहे हैं। देखिए विकास एक अलग बात है, लेकिन संपूर्ण रूप से एक ऐसा विकास जो जो हमारे समाज की व्यवस्था, हमारे गुणवत्ता व्यवस्था में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभा सके। ठीक है, अगर उपयुक्त प्रौद्योगिकी और मैं सतत विकास के बारे में बात बोलूँ तो हमारे कुछ कारण हैं, जैसे कि सिस्टम स्वतंत्रता। सिस्टम स्वतंत्रता देखिए, आप देख सकते हो कि आपको किसी प्रकार का जो कार्य दिया जाता है तो उस पर एक बोल सकते हो कि पाबंदी होती है, यानी कि स्ट्रिक्टनेस एक लिमिटेशन होता है। लेकिन यह आवश्यक हमारे कार्य के लिए जो है अनेक बाधाएं जो खड़ी करती हैं, उसको संपूर्ण रूप से ख़त्म करने के लिए सिस्टम स्वतंत्रता होना आवश्यक है। स्वतंत्र हो वो अपने अनुसार, लेकिन कोई आए तो उस समय फ़ोन की स्थिति नहीं देखेगा। तो इस स्थिति में जो है हमारा सिस्टम स्वतंत्रता देखने को मिलता है। उसके बाद आधुनिकता की छवि, यानी कि बोल सकते हैं कि बैड इम्प्रेशन या छवि, ठीक है, इत्यादि, ये हमारा बोल सकते हो पूर्ण रूप से सिस्टम स्वतंत्रता है। और उसके बाद आधुनिक छवि हो गया, जैसे कि जिसमें हमारे लोग और तकनीक का प्रयोग करके हम अपने क्षेत्रों का विकास कर सकते हैं, अपने उद्योगों का विकास कर सकते हैं, तथा समाज की जो धारणा के अनुसार देखा जाए तो समाज जो है हमारा बटा हुआ है, उस समाज को संपूर्ण रूप से आज हम स्थितियों में अपनाते हुए अपना जो स्वरूप है हरित क्रांति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद व्यक्तिगत प्रौद्योगिकी बनाम सामाजिक प्रौद्योगिकी। अब देखो, व्यक्तिगत प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि व्यक्तिगत हो, यानी कि खुद का एक बोल सकते पर्सनल हो, और सामूहिक का मतलब होता है कि समूह के ग्रुप में हो। ठीक है, तो देखिए समाज जो है ना वो एक पर्टिकुलर एक ऐसा समाज हो कि जहाँ पर व्यक्तिगत स्थिति और ना सामाजिक स्थिति देखने को मिले, जहाँ पर एक इक्वालिटी तथा एक दूसरे के प्रति जो है मोहब्बत देखने को मिला। तो इस स्थिति में जो है आप उन्हें अपना जरूर लेना। तो इस स्थिति में जैसे कि हमारा व्यक्तिगत जो स्थिति है, सभी प्रकार का अपना अपना पॉइंट होता है, अपना अपना मत होता है, तो उनके अनुसार जो है लोगों का एक अलग अलग पॉइंट होता है। तो इस स्थिति में हमारा जो व्यक्तिगत स्थिति है पूर्ण रूप से बदल कर जो हमारे समाज और हमारे उद्योगों का विकास करते हैं उन तो यहाँ पर अगला जो सब हेडिंग है, एकल उद्देश्य। एकल उद्देश्य का मतलब एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा पर्यावरण विकसित हो, हमारे पर्यावरण के साथ साथ हम भी विकास करें और साथ में अपने पर्यावरण का भी विकास करवाएं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला सब हेडिंग्स जो है देखने को मिलता है कि प्रौद्योगिकी के विकास क्षमता, यानी कि प्रौद्योगिकी। तो हमारा जो समाज है जिसमें हम विकासशील क्षमता, विकासवादी क्षमता को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा एकमात्र ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपना विकास करें, लेकिन हम अपने राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीयता में हरित व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए करें, यानी कि ग्रीनरी को ध्यान में रखते हुए करें। तो ये है हमारा क्वेश्चन, जो कि पर्टिकुलर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन सतत विकास के लिए खतरा है कैसे? जलवायु परिवर्तन सतत विकास के लिए खतरा है कैसे? ठीक है, तो हमारा ये आंसर बनेगा। देखिए, भारत में स्वतंत्रता से पहले की अगर मैं बात बोलूँ तो महात्मा गांधी से पूछा गया था कि अगर ये थोड़ी घटना घटित हुई थी, तो मैं बता देता हूँ, वो क्या कहानी के रूप में बताता हूँ। तो उनसे पूछा गया था कि औद्योगिक विकास के लिए ब्रिटिश मॉडल का अनुशासन चलाना क्या सही है? तो उनकी प्रतिक्रिया ये थी, प्रतिक्रिया का मतलब होता है यानी कि उनका विचार ये था कि जो ब्रिटेन की सरकार है वो पूर्ण रूप से हमारे संसाधन व्यवस्था का जो है इस्तेमाल कर अपना बोल सकते हो कि हमें तैयार माल बेचती है, तो कहीं ना कहीं हमारे ज़रूरतों को पूरा कर रही है। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। ठीक है, तो इस स्थिति में भारत के विकास के कितने समय अरसे के बाद अगर मैं बात बोलूँ तो उस समय के बाद से आज तक का जो टाइम पे है, आज़ादी के से आबादी बढ़ते बढ़ते कृषि वन व्यवस्था, मत्स्य पालन व्यवस्था, इन सभी पर जो है मनुष्य धीरे धीरे पूर्ण रूप से आश्रित होता गया। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जैसे कि पानी, जैव विविधता, घास, मैदान इत्यादि, ठीक है, ये सब हमारा जो बायोडाइवर्सिटी था पूर्ण रूप से आपका मैदान हो गया, घास हो गया इत्यादि, इन सब का क्या है कि हमारा प्राकृतिक संसाधन के रूप में देखा गया।
प्राकृतिक संसाधन जिसमें मनुष्य का पूर्ण रूप से अधिकार हो, जिसमें कोई भी भेदभाव ना हो, संपूर्ण रूप से सभी व्यक्तियों को अपने संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपने जीवन का वो निर्वहन करते हुए आपका प्राकृतिक संसाधन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे ही संसाधनों का जो है डिमांड बढ़ता गया। अब डिमांड बढ़ने के कारण जो है पेड़ पौधे इत्यादि जो है मनुष्य ने धीरे धीरे अपने विकास के या फिर अपने निजी फायदे के हेतु या फिर अपने बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने अंधाधुंध पेड़ों की सफाई करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जो है जीवन की जो व्यवस्था था, जीवनचर्या जो व्यवस्था था, बोल सकते हो लाइफ साइकिल था, वो धीरे धीरे एक दूसरे पर जो डिपेंडेंसी था वो धीरे धीरे खतरे में पड़ता गया। देखिए, जैसे कि बात बोल देते हैं, दुनिया भर में आज प्रत्येक जो है राजनीति नेता मानव संसाधन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनते हुए नजर आ रहा है। क्या ये मानव संसाधन जो है हमारे संसाधनों को बेहतर तरीके से परिवर्तनशील नहीं कर सकते या फिर इन्हें हम बदल नहीं सकते? देखिए, जलवायु परिवर्तन आज एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसके कारण आज प्रत्येक क्षेत्र में जो है वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग आज जैसे आप देख सकते हैं कि कितना हद तक बढ़ चुका है। तो इन्हीं सभी कारणों से हमारा पूरा विश्व जो है आज इसके चपेट में आ चुका है और धीरे धीरे ये इसकी जो प्रतिक्रिया है आज हमारे समाज पे प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन में हमारा बोल सकते हो कि सतत विकास की जो भूमिका है बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जलवायु परिवर्तन कमजोर क्षेत्रों के लिए कृषि, वर्षा इत्यादि सभी प्रकार से प्रभावित कर रहा है। आज हम देख सकते हैं कि गर्मी का टेम्परेचर, तापमान की जो स्थिति है 2024 में किस तरीके से महज 40 डिग्री से नीचे आने का नाम नहीं ले रही। 9 बजे के आसपास से आज टाइम देखो तो 40 डिग्री आपका क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो इस तरीके के जो है हमारे व्यवस्थाओं में, जैसे कि लैटिन अमेरिका हो गया, दक्षिणी सहित व्यवस्था हो गया, इन सभी देशों में विकास की जो स्थिति है आज इतना बढ़ चुका है कि इनके रूप में पेड़ पौधे इत्यादि सभी प्रकार के जो है आज इनको काट लिया गया। हद से ज़्यादा देखा जाए तो चीन हो गया, अमेरिका हो गया, इन देशों जैसे डेवलपमेंट के नाम पर जो है अपनी स्थितियों में हमारे पर्यावरण को ध्यान में ना रखते हुए डे बाय डे पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है। और हमारा भारत का दुर्भाग्य ये भी है कि भारत में भी आज डेवलपमेंट के नाम पर किस हद तक जो है कैरिबियन सी, प्रशांत महासागर, इन जैसे महासागरों में अगर मैं बात बोलूँ तो उष्णकटिबंधीय तूफान देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आज हमारा समुद्री लेवल जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ, अटलांटिक ग्लेशियर जो है पूर्ण रूप से अब वो टूटते हुए नज़र आ रहा है, जिसके कारण आने वाले भविष्य की बात की जाए तो आने वाला भविष्य जो है अटलांटिक महासागर के पिघलते हुए बर्फ़ में जो तेज़ी है उसके कारण आज हमारा पूर्ण रूप से हमारा क्लाइमेट जो है पूर्ण रूप से चेंज हो चुका है। तो इस स्थिति के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि हमारा समाज जो है आने वाले भविष्य में आज प्रतिदिन मानव स्वास्थ्य के साथ साथ मानव जनसंख्या व्यवस्था भी खतरे में पड़ चुका है, जिसके अंतर्गत हम ये सारी बातें अपने क्लाइमेट चेंजेस में या फिर जो है पर्यावरण व्यवस्था में चेंजेस के रूप में जो है हम ये बातें अपनी शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो कि कंप्लीट। अब हमारा बहुत ही प्यारा कॉमन क्वेश्चन है, विकास की अवधारणा के विकास और स्थिरता की अवधारणा के इर्द गिर्द इसकी बहस की व्याख्या करें। यानी कि विकास की अवधारणा क्या होती है और विकास की स्थिरता क्या होती है। देखिए, विकास की अवधारणा का मतलब होता है 18वीं अगर मैं बात बोलूँ 18वीं शताब्दी के मध्य जो है मानव जाति का इतिहास इस तरीके से पैटर्न में बटा हुआ था। पैटर्न यानी कि एक व्यवस्था में बटा हुआ था, जिसमें हमने अपने प्राचीनतम व्यवस्था के रूप में समाज सतत विकास के बारे में नहीं जानता था। समाज में सतत विकास की जो स्थिति है उसके बारे में पता ही नहीं था समाज को। ठीक है, और इसके अंतर्गत अगर हमें बात बोला जाए तो हमारा जो पर्यावरण था वो पूर्ण रूप से राजनीतिक सांस्कृतिक व्यवस्था से ना होकर हमारा बोल सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था की ना व्यवस्था बात करते हुए वो महज एक बोल सकते हो कि फूट डालो और राज करो वाली जो नीति हमारे भारत में थी वो नज़र आ रही थी। उस समय हमारे भारतीय व्यवस्था में पर्यावरण जैसे समाज को जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया। ठीक है, हालांकि इतिहास के लेखन क्रिया में पूंजीवाद का उद्भव देखने को मिल रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे देश में पूर्ण रूप से अंग्रेजी सभ्यता व्यवस्था का जो है स्वरूप देखने को मिला। ठीक है, अगर मैं बात बोलूँ बेटेनकोर्ट एंड कोर के द्वारा जो है यहाँ पर ये बोला गया और मिलर एक्ट
अल के द्वारा ये बात 2014 में, और बेटनकोर्ट एंड कोर के द्वारा जो है 2011 में, और कैट्स 2011 में। ये 3 विद्वानों ने आधुनिक विकास के बारे में अपने राय प्रस्तुत किया हमारे समाज के लोगों के सामने। सामाजिक संदर्भ की बात की जाए, सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए, तो सभी समाज का एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेवारी है कि वो अपने समाज का बेहतर सकुशल ध्यान रखे, चाहे वो स्वच्छ व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे विकास की स्थिति हो। सभी प्रकारों से जो है मनुष्य अपने समाज के आर्थिक मान्यताओं के रूप में सूझबूझ जो है अपने मॉडल को प्रस्तुत करे। हमारा समाज ना केवल ऐसे सिस्टम पे वर्क करे जो सुचारू रूप से लोगों के हित और लोगों के फेवर में हो। विकास की स्थिरता का मतलब ही होता है कि जहाँ पर विकास स्थिर हो चुका हो, और विकास की अवधारणा का मतलब होता है कि जहाँ पर विकास के बारे में लोगों के द्वारा बात किया जाता हो, लोगों के द्वारा सोचा विचारा जाता हो, वो हमारा विकास की अवधारणा है। अब विकास की अवधारणा में वृद्धि, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, वैश्वीकरण, उन्नति व्यवस्था के बारे में जिक्र लोगों के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर वृद्धि का मतलब डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था मतलब जीडीपी, संस्कृति और प्रौद्योगिकी यानी कि कल्चरल एंड फैक्टराइजेशन एंड इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जो है डे बाय डे विकास की अवधारणा के लोगों के द्वारा ये बातें सोचा जाता है। अब विकास की स्थिरता का मतलब होता है कि जहाँ पर धीरे से अचानक से विकास होना बंद हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार बिजनेस ग्रोथ जल्दी अच्छा करता है और कभी बार बिजनेस चलता नहीं है, तो उस समय क्या है, आपका बिजनेस ठप पड़ जा रहा है, तो ये क्या है, स्थिरता बोलते हैं। समझ में आ गया। अगर दिव्यांगता की बात की जाए, जिस तरीके से एक व्यक्ति दिव्यांग होता है तो वो किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार से अगर विकास की स्थिरता अगर कम हो जाती है तो उस स्थिति में हमारा जो स्वरूप है हमारे देश का, वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था तो डगमगाएगा ही डगमगाएगा, लेकिन अपने देश की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकता अगर हमारी विकास की स्थिरता कम हो जाए तो। देखिए, फ्रांसीसी प्रस्ताव के रूप में देखा जाए तो अगर फ्रांसीसी प्रस्ताव जो है कैट्स के द्वारा जो है 2011 में जो है प्रस्तुतिकरण के रूप में देखा गया, एक तरफ आर्थिक प्रणाली और दूसरी तरफ कृषि शक्ति व्यवस्था प्रणाली था, जिसमें एक अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा था, और दूसरी तरफ संसाधनों के रूप में ना करके कृषि व्यवस्था का उपयोग भरपूर मात्रा में किया जा रहा था। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमारे भारत में लगभग अगर मैं बात बोलूँ तो 70% व्यक्ति जो हैं पूर्ण रूप से, अब तो धीरे धीरे घटते आ रहे हैं, लेकिन 70% जो है पुस्तकों के अनुसार जो है लोग किस कृषि से संबंधित है, उनके रोजमर्रा उनकी जो बोल सकते हो जीवन दिनचर्या है वो आपका कृषि पर निर्भर देखने को मिलता है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि आज हमारा जो समाज है पूर्ण रूप से कृषि प्रधान के रूप में धीरे धीरे जो है आज वो भी खतरे में पड़ता जा रहा है। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के द्वारा जो है शास्त्रीय उदाहरण व्यवस्था को प्रस्तुत किया गया था कि जो हमारा समाज है अगर आर्थिक स्थिरता को बरकरार रखेगा तो वो कहीं ना कहीं उसकी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी और दूसरा देश उस पर अपना धावा बोल देगा और उसे अपने क्षेत्रों में हथिया लेगा। तो इस स्थिति में एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने ये बातें शास्त्रीय उदारवादी व्यवस्था के रूप में रखते हुए अपनी बात को स्पष्टता पूर्वक जो है कंप्लीट करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ 4 बुनियादी उद्देश्य था, जिसमें आपका सतत विकास महत्वपूर्ण था, ठीक है। उसके बाद समावेशी विकास, ठीक है। उसके बाद आर्थिक समृद्धि, उसके बाद सामाजिक एकता और पर्यावरणीय स्थिरता। ये 4 पॉइंट सब हेडिंग्स हैं जिसमें इन व्यवस्था के रूप में बताया गया कि आर्थिक विकास अवस्था में अगर मैं बात बोलूँ तो आर्थिक समृद्धि के बारे में सोचा जाता है। समावेशी समावेशी का मतलब होता है कि सबका योगदान हो, ठीक है। सामाजिक एकता और उसके बाद पर्यावरणीय स्थिरता। तो ये आपके 4 पॉइंट है, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1968 के दौरान जो है दुनिया भर में सभी संगठनों ने अपना जो है आर्थिक विकास करने के ऊपर चपेट और धावा बोल दिया और धीरे धीरे अपने विकास के बारे में सोचना शुरू कर दिया। 1972 तक जो है विकास की सीमा जो है दोगुनी तिगुनी सभी देशों के बीच देखने को मिली। प्रदूषण व्यवस्था, औद्योगिक व्यवस्था, इन सभी कारण जो है धीरे धीरे बढ़ता गया और प्रदूषण का लेवल धीरे धीरे बढ़ता गया। यद्यपि अगर मैं बात बोल जाए तो आज प्रदूषण का इस तरीके से स्वरूप देखने को मिलता है पूरे विश्व में कि जिसका सबसे मेन मुद्दा अगर बोल सकते हो एक चुनौती के रूप में सभी देशों के सामने प्रदूषण का मुद्दा जो है भविष्य में आने वाला इस तरीके से खतरे में पड़ जाएगा, जिसमें आज व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से जिंदा रहने के लिए
अपने आप को बचाने के लिए वो दूसरे का कत्ल करने लगेंगे। भविष्य व्यवस्था इस तरीके से देखने को मिलेगा। चलिए, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सतत विकास पर कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लक्ष्य पर संक्षेप में प्रकाश डाले। यानी कि ये बोल रहा है कि सतत विकास के कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ग्रुप्स, ठीक है, उनके एम्स क्या थे, उनके बोल सकते हो थीम क्या था, किस बेसिस पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया। ठीक है, तो देखो रियो डी जेनेरो में आपका बोल सकते जेनेरो में आपका ये सम्मेलन भी ऑर्गेनाइज किया गया था। रियो का अर्थ होता है समिट, ठीक है, जो कि आपका बर्टलैंड रिपोर्ट के 5 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के सतत में आपका सतत विकास की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट पर्यावरणीय व्यवस्था का अध्ययन करते हुए ये सम्मेलन में रखा गया। विकास जो है, जो कि UNICD के रूप में जो है यहाँ पर देखने को मिला। जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आपका जो है ये सम्मेलन आयोजित हुआ था, जो कि ये एक क्षेत्र का नाम था। ठीक है, रियो का अर्थ है समिट। जैसा कि अगर मैं बात बोलूँ तो पर्यावरण सम्मेलन पे ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण मुद्दे पर चर्चा करते हुए ही इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। ठीक है, अब उस स्थिति में हमारे समाज की इसी अवधारणा के रूप में देखा जाए, जिसमें से 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्षता जो है 30,000 के आसपास देखने को मिला, और उसके साथ साथ यहाँ पर अत्यधिक बड़े पैमाने पर लोगों का जो है यहाँ पर स्थिति देखने को मिला। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं पर वाद विवाद करते हुए निपटारा करना या फिर उस पर आए खतरे को समाप्त करने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। ब्रेंटलैंड रिपोर्ट की आशाओं के रूप में, आशाओं का मतलब होता है कि उम्मीद करना, आशा है कि आप जरूर आएंगे, यानी कि हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर आएंगे। ठीक है, तो उसी स्थिति में ये एक बोल सकते हो कि एक उनका बोल सकते हो कि एक उम्मीद था कि इस जो है इस बैठक से पर्यावरणीय व्यवस्था के रूप में सभी देश अपना मत देते हुए अपना जो है आर्थिक व्यवस्था में फ्रैंकफर्ट कन्वेंशन रूप में वन प्रबंधन के सिद्धांत में पर्यावरणीय और विकास पर रियो डी जेनेरो ने घोषणा करा, जलवायु परिवर्तन पर अपने पॉइंट्स रखे इत्यादि। ये सारे पॉइंट्स थे कि किस बेसिस पे आपका जो है लक्ष्य क्या था। तो देखिए भाई, क्या लक्ष्य था, जैविक विविधता का कन्वेंशन, उसके बाद जलवायु परिवर्तन पर कन्वेंशन, ठीक है, उसके बाद वन प्रबंधन सिद्धांत, पर्यावरण और विकास पर ध्यान इत्यादि। ये सारी बातें देखने को मिली, जिसमें हमने अपने समाज के इन सभी रूपों में लेकर रियो डी में जो है ये आपका सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल की अगर मैं बात बोलूँ तो यहाँ पे देखो सीधी बात पता चला कि जो ग्रीन हाउस गैस का जो दिन प्रतिदिन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा था ना, उस गैस को ख़त्म करने के लिए, उसको भी थोड़ा कंट्रोल करने के लिए रियो डी में ये सम्मेलन आयोजित किया था। अगर प्रोटोकॉल की बात की जाए तो ये एक रूल रेगुलेशन लागू हुआ कि जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क जो है इस पे किया गया, फ्रेमवर्क किया गया, और फ्रेमवर्क के साथ जो है यहाँ कन्वेंशन किया गया कि इस समिति का एकमात्र ही लक्ष्य होगा कि जो ये समिति है उसमें पर्यावरणीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए हमारे समाज में सभी विकास किए जाएंगे, अन्यथा विकास की जो स्थिति है वो रोक दी जाएगी। डे बाय डे जैसे कि अलग अलग गैसों का उत्सर्जन होने के कारण जो है, जैसे 4 गैस जो ग्रीन हाउस को डे बाय डे बढ़ा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर एफोसाइड्स जो है यहाँ पर देखने को मिला, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ग्रीन हाउस गैस को सबसे ज़्यादा बढ़ाने का कारण बन रही है, और ग्रीन हाउस का उत्सर्जन जो है 5.2 कम करने की सहमत मर सभी देशों ने यहाँ पर एकत्रित करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया। ठीक है, लेकिन बहुत से देश जो है यहाँ पे सहमत नहीं थे, ठीक है, कि विकास कौन कैसे रोक दे, फलाना ढिकाना। तो देखिए CO2 के बढ़ने के कारण जो है डे बाय डे जो है आज हम बोल सकते हैं कि हमारा ओजोन लेयर है डे बाय डे डैमेज होता गया। अब हमारा आ जाता है इसी में सब हेडिंग है सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन की आयोजित व्यवस्था, कि विश्व स्तर पर जो है शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जो वहाँ पे स्वच्छ जीवन स्तर विकास का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मुद्दा छेड़ा गया
कि सभी अपनी आर्थिक संपत्ति का विकास तो करें, लेकिन उसका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि विकास ऐसा होना चाहिए जिसके कारण मनुष्य का स्वच्छता और स्वस्थ जो है स्वास्थ्य जो है उस पर खतरा ना मंडराए। तो इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी देशों के साथ इस तरीके के सम्मेलन को आयोजित किया गया था। उसके बाद कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन को भी आयोजित किया गया, जो कि संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन में सम्मेलन 2009 में ये आयोजित किया था। आमतौर पर इस पे कोपेनहेगन के शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, जो कि कोपेनहेगन डेनमार्क के एक आयोजित ये डेनमार्क में किया गया था। और इसका भी एकमात्र लक्ष्य था कि जलवायु परिवर्तन में होने वाले तमाम सभी चेंजेस पर ध्यान रखते हुए सभी देशों के साथ एक दूसरे से वाद विवाद करना या फिर बातचीत करना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। पर्टिकुलर अगर मैं बात बोलूँ तो ये हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वैश्विक परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में क्या अंतर है। देखिए, वैश्विक परिवर्तन की बात बोली जाए तो वैश्विक परिवर्तन जो है देशों के बीच विश्व स्तर पर देखा जाता है, और जलवायु परिवर्तन जो है नेचुरली रूप में सभी दुनिया भर में देखा जा रहा है। ठीक है, आज केवल जलवायु परिवर्तन के बाद की चर्चा ना की कर देखा जाए तो वैश्विक परिवर्तन भी आज हम अपने समाज में देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे वैश्विक परिवर्तन के मुद्दे से बाहर निकलते हुए हमें चर्चा करना है जलवायु परिवर्तन के बारे में। आज सभी देश जो है एक मात्र संगठित हो चुका है। जलवायु परिवर्तन कई वैश्विक परिवर्तनों में से एक है जो पृथ्वी पर प्रभाव डाल रहा है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एक नेचुरली है और जो जिसके कारण सभी लोगों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन वैश्विक परिवर्तन कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूत तथा अर्थव्यवस्था में जीडीपी में ग्रो करने का एकमात्र कारण बनता है। जलवायु परिवर्तन वैश्विक परिवर्तन का कई घटनाओं को प्रभावित करने का कारण बन रहा है। कि जो जलवायु परिवर्तन है ना, वैश्विक परिवर्तन का कई घटनाओं का कारण बन रहा है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो वैश्विक परिवर्तन आज हम देख रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे अलग अलग सिचुएशंस में डेवलपमेंट के कारण देखने को मिल रहा है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण देख लो, दुबई जैसे क्षेत्रों में बाढ़ आ गया। ठीक हो, भारत में आपका बोल सकते हो कि हीट वेव आप देख रहे हो किस तरीके से लोगों को खतरे में डाल रहा है। कई पशु पक्षी का मृत्यु हो जा रहा है गर्मी के कारण। तो इस स्थिति में वैश्विक परिवर्तन जो है हमारे समाज में बढ़ तो रहा है, वैश्विक परिवर्तन आ तो रहा है, यानी कि विश्व स्तर पर डेवलपमेंट की स्थिति देखने तो मिल रही है। लेकिन वो संचालित रूप में अगर मैं बात बोलूँ तो ये हमारे समाज में इस तरीके से बोल सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक बोल सकते हो कि बहुत बड़ा कारण बन चुका है वैश्विक परिवर्तन, जिसके अंतर्गत देशों में मित्रता तो बढ़ी, लेकिन इसके कारण कहीं ना कहीं हमारे समाज और हमारे देश और विश्व स्तर पर देखा जाए तो वैश्विक पर्यावरण पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिसके कारण आज हमारा भोजन, पानी, स्वच्छ हवा इत्यादि इन सब का मिलना असंभव हो चुका है। पूर्ण रूप से आज हम दूषित हवा, दूषित पानी और अस्वच्छ भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जिसके कारण मनुष्य का जो आयु सीमा है वो भी निश्चित हो चुका है, पूर्ण रूप से सीमित हो चुका है। जिसके अंतर्गत हम अपने वैश्विक परिवर्तन के रूप में जो है मानव आयामों की बात की जाए तो यहाँ पे IHDP यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव आयाम कार्यक्रम के रूप में देखा जाए तो यानी कि तो इसमें हमारा पता चला कि वैश्विक परिवर्तन के कारण मनुष्य तो अपना विकास तो कर रहा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन होने के कारण विश्व का जो खतरा जो मंडराने लगा, अटलांटिक महासागर का, जैसे आपको मैंने बता ही दिया कि पूर्ण रूप से उसका ग्लेशियर पिघलने के कारण जो है नदियों का, समुद्र का, महासागरों का लेवल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और सुनामी की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। पूर्ण रूप से अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 4-5 सालों में अटलांटिक महासागर का जो लेवल है इतना बढ़ जाएगा, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में, पूरे विश्व में अगर बात बोली जाए, पूरे जितने भी अलग अलग प्रकार के द्वीप हैं, महाद्वीप हैं, ठीक है, उन महाद्वीपों पर बस पानी ही पानी नज़र आएगा। तो इस स्थिति में जो जलवायु परिवर्तन है आज एक बोल सकते हो कि बहुत बड़ा कठिन या फिर बोल सकते हो चुनौती भरा मुद्दा बन चुका है। एक और स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन कैसे संबंधित है? बिल्कुल संबंधित है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है। देखो, सरल शब्दों में जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के जलवायु में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों को ही जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। जिसमें अगर मैं बात बोलूँ, जलवायु परिवर्तन में हवा का बोल सकते हो दूषित होना, मिट्टी का दूषित होना,
कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बढ़ना, ये सारी चीज़ें जो है एक ग्लोबल वार्मिंग को करने का महत्वपूर्ण कारण बन चुका है। जलवायु परिवर्तन के रूप में देखा जाए तो आज हम अपने विकास को लेकर इतना पागल हो चुके हैं कि हम पेड़ों को अंधाधुंध काटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर 2024 के रिकॉर्ड की बात की जाए तो 2024 में एक अध्ययन किया गया, एक रिसर्च किया गया कि जिस तरीके से तापमान है उसके अकॉर्डिंग, अगर तापमान के अकॉर्डिंग बात की जाए तो लगभग 300 करोड़ पेड़ हमें लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा जलवायु परिवर्तन में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। 300 करोड़, यानी कि मनुष्य ने, अगर मैं बात बोलूँ तो इतने पेड़ों को काट चुका है अपने चेंजेस, अपने डेवलपमेंट के नाम पर, अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के, अपने ज़रूरतों को पूर्ण करने के नाम पर। ये जितना भी परिवर्तनशील व्यवस्था है जिसके कारण आज हमारा मनुष्य जो है ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। मनुष्य के द्वारा जो ये डेवलपमेंट की अंधाधुंध लगे पड़े हैं अंधों की तरह, वो सारी चीज़ें जो है हमारे ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन चुका है। और दिन प्रतिदिन जो है ग्लोबल वार्मिंग की ऐसी स्थिति रहेगी तो मनुष्य का एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर मनुष्य खड़े खड़े, या फिर बोल सकते हो जिस तरीके से जंगलों में आग लगती है, जैसे अमेज़न जंगल में धूप के कारण कई बार आग लग जाती है, पेड़ों में आग लग जाती है, तो वैसे ही मनुष्य का जो जीवन है इस तरीके से देखने को मिलेगा। और ऐसे ही सेल्सियस दिन प्रतिदिन, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता गया, जिसके कारण आज मनुष्य क्या अपनी सुविधाजनक व्यवस्था के लिए एसी व्यवस्था में रहने का स्वरूप अपनाते हुए आगे बढ़ रहा है। डे बाई जो है मीथेन गैस बढ़ रही है, नाइट्रस ऑक्साइड्स बढ़ रहा है, उसके बाद अन्य गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, CFCS बढ़ रहा है, CFCS जो है डे बाई डे बढ़ रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है डे बाई डे बढ़ रहा है, जिसके कारण आज हमारा पूर्ण रूप से जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर आज प्रतिदिन जो है तापमान की वृद्धि हो रही है, प्रतिदिन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और जिसके कारण पर्यावरण व्यवस्था में ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति हम देख पा रहे हैं। कर लेते तो आपका पूरा BPAG 174 जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से। इसी क्वेश्चन में से आपके पूरे एग्जाम में क्वेश्चन पुट आउट किए गए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, सारे क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे गए हैं। तो आई होप आपको सेशन समझ में आ गया होगा, और जो भी डाउट्स है आप अपने कमेंट्स में अपने डाउट को शेयर करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।